इस खातून जिसने बाद में अपना नाम नूरी बेगम बताया था कि ये सारी लज़ा ख़ैज़ कथा सुनने के बाद मैं कई सानियों तक अपनी जगह दम बखुद बैठा रहा। दिल जैसे मेरी साईं साईं करती कनपटियों में धड़कने लगा था। रगों में खून पारे की मिसल तेज़ी से गर्दिश करने लगा था। मेरी सुई सिर्फ़ और सिर्फ इन सबूतों पर अटक कर रह गई थी जिनका तज़किरा नूरी बेगम ने किया था। वो भी बज़ाहिर खामोश नज़रों से मेरी गुमसुम चेहरे से जैसे मेरे अंदर के तूफ़ानी तलातुम ख़ेज़ का अंदाज़ा कर रही थी। वो खूब समझ रही थी कि मेरी नस नस में सुल्तान जहाज़ेब जैसे गद्दार वतन को नाबूद करने का किस कदर गर्म जोश लावा उबर रहा था। नूरी बेगम बिलाशुबा एक बहादुर खातून थी। हालांकि मेरी तरह इसे भी अपने शोहर सुल्तान जहाज़ेब की सफाकी का इल्म था, मगर बावजूद इसके इसने इससे टक्कर ले रखी थी। आपने बहुत बरवकत अक्लमंदी का मुजाहिरा किया। इस रजील कुत्ते सुल्तान जहाज़ेब को अभी तक ये पता न चलने दिया कि आपको अपने बेटे की मौत का इल्म हो चुका है, वरना वो आपके खिलाफ भी कोई वहशियाना कार्रवाई कर सकता था। खासी तवील खामोशी के बाद मैंने इससे कहा, हाँ, मगर जब तक इसके खिलाफ वो सबूत मेरे पास मौजूद हैं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नूरी बेगम ने नफरत से होंठ सुकेड़ कर कहा, वो बहुत कमीना और अय्यार इंसान है। मैंने कहा, सबूत हासिल करने के लिए वो आपको अगवा भी करवा सकता है। वो पहले भी ऐसा कर चुका है। नूरी बेगम ने कहा। मैं चौंक कर इसका चेहरा तकने लगा। इसने मुझ पर बेपनाह इंसानियत सोच तशद्दुद किया, मगर मैंने इसे साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर इसने मुझे ज़्यादा देर अपने पास कैद रखा तो वो मेरे सबूत मेरे साथी आश्कार कर देंगे। इस पर मजबूर होकर इसने मुझे छोड़ दिया था। वो सबूत मुझे दिखाएं, फिर कोई मरबूत लाया अमल तरतीब देते हैं, मैंने कहा। इसी असना में बाबू शाह अंदर दाखिल हो चुका था। नूरी बेगम ने इसे वो सबूत लाने को कहा। वो खामोशी से चला गया। ज़रा देर बाद लौटा तो इसके हाथों में खाकी लिफाफा एक अदर टेप रिकॉर्डर था। गोया वो सबूत ऑडियो कैसेट भी थे। मैंने दिल में सोचा, वो वाकई एक कैसेट था जिसके बारे में नूरी बेगम ने मुझे बताया कि इसमें सुल्तान जहाज़ेब की वो खुफिया गुफ्तगू रिकॉर्ड की हुई है जब वो मुल्क दुश्मन एजेंटों के साथ अपने कमरे ख़ास में एक बहुत ही अहम और खुफिया मीटिंग में मसरूफ़ था। ये काम बाबू शाह ने नूरी बेगम के कहने पर ही अंजाम दिया था। बाबू शाह ने टेप रिकॉर्ड दरमियान में रखी शीशे की टॉप वाली मुस्ततील सेंटर टेबल पर रख दिया था। फिर केसर लगाकर बटन ऑन कर दिया था और एक तरफ खामोशी से मुअद्दबाना खड़ा हो गया था। मेरी समातें ये गुफ्तगू सुनने के लिए बेचैन थी। मैं खामोश मगर पुरजोश नज़रों से टेप रिकॉर्ड को घूरे जा रहा था। कमरे की दम बखुद सी खामोशी में चंद सानिये हल्की सरसराहट उभरी थी। फिर होले से खंखार की आवाज़ उभरी, सुल्तान जहाज़ेब, हमें खुशी है कि बॉस की तुम्हें खसूसी आशीर्वाद हासिल हैं और वो आपको बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन पिछले कई रोज़ से तुम्हारी वफादारी का ग्राफ तेज़ी से नीचे आ रहा है। तुम अभी तक हमें वो अहम दफाई राज यानी एटमी प्लांट की मुफस्सल रिपोर्ट देने में नाकाम रहे हो। इसकी कोई ख़ास वजह? खरखराती आवाज़ थमी तो स्पीकर से सुल्तान जहाज़ेब की आवाज़ उभरी। वो जवाबन बताने लगा, राजा पटेल साहब, मेरी वफादारी पर बॉस को शुबा तो नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं इससे पहले बाज़ अहम फौजी राजों की ब्लू फिल्म तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ, और रही बात एटमी राज उड़ाने की तो इसका तुम्हें भी बखूबी अंदाज़ा होगा। ये बहुत मेहनत तलब ख़तरनाक काम है। आखिर मुझे भी अपना दामन बचा कर ये मुश्किल तरीन काम करना पड़ेगा। जिन फौजी राजों की तुम बात कर रहे हो जहाज़ेब, वो महज एक बोगस ब्लू फिल्म थी। राजा पटेल नामी मुल्क दुश्मन एजेंट की गंभीर आवाज़ उभरी। हालांकि इससे पहले तुमने जो राज और नक्शे हमारे सुपुर्द किए थे वो हमारे लिए बहुत अहमियत तो रखते थे, लेकिन बदकिस्मती से हम इस राज को अभी तक डिकोड करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक वो हमारे पास महफूज तो हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो अब तक हमारे लिए कारआमद साबित नहीं हो सके हैं। तुम कोशिश करो तो इन्हें डिकोड करवा के हमारे हवाले कर दो। आवाज़ थम गई। फिर कुछ कागज़ों की खड़पड़ा सी आवाज़ उभरी। इसके बाद दोबारा राजा पटेल की आवाज़ उभरी। वो जहाज़ेब से मुखातिब होकर कह रहा था, ये रेड फाइल है जिसमें इन तमाम दफाई राजों की तफसील है जो तुमने हमारे हवाले किए थे, मगर हम अभी तक इसे डिकोड करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। अब हमारे लिए ये कागज़ रद्दी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। इसे तुम अपने पास रखो। जल्द अज जल्द इसे किसी तरह डिकोड करवा के दोबारा हमारे हवाले कर देना। यह तो खासा मुश्किल काम है पटेल साहब, सुल्तान जहाज़ेब की मुतफक्कराना आवाज़ उभरी। असूलन देखा जाए ये मेरा काम नहीं है, मगर सुल्तान जहाज़ेब मन राजा पटेल की दरिश्त आवाज़ उभरी, हम तुम्हें हर काम का मुंह मांगा मुआवजा देते हैं।
ये काम भी हम तुमसे बिला मुआवजा नहीं लेंगे। तुम्हें इस काम के इवज़ पूरे 5 करोड़ मिलेंगे। बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। दूसरे ही लम्हे सुल्तान जहाज़ेब की लुकनत ज़रा हरिसाना आवाज़ हुई और मेरी रगों में खून लावा बनकर दौड़ने लगा। चंद टकों की खातिर वो खबीस और वतन फरोश मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा था। केसट तकरीबन 45 मिनटों तक चलती रही। गुफ्तगू का लबे लबाब घूम फिर कर यही समझ में आता था कि सुल्तान जहाज़ेब को मुल्क दुश्मन एजेंटों ने आइंदा के लिए इस बात पर पाबंद कर दिया था कि इसने अब तक जितने भी राज इनके हवाले किए थे वो सब इन्हें किसी तरह डिकोड करवा के दोबारा इनके हवाले करना होगी। जोश हमीयत और एक गद्दार वतन के ज़मीर के सौदा करने की गलीज़ तले में मिसल आतिश फिशा सुलग कर अंदर ही अंदर भड़कने लगा। ताहम मैंने जहन में आने वाले एक अहम और फौरी ख्याल के तहत नूरी बेगम से पूछा, वो रेड फाइल क्या अभी तक जहाज़ेब के पास है? हाँ, वो जवाबन इस बात में सर हिलाकर बोले। इस अहम खुफिया मीटिंग की एक एक बात बगौर सुनने और रिकॉर्ड करने के बाद से मैंने और बाबू शाह ने इस फाइल को तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। मैंने सुना है इसकी कोठी की बेसमेंट भी है। मैंने अचानक याद करके पूछा था। हाँ, वो बोली। मैंने इस बेसमेंट यानी तय खाने तक पहुंचने की कोशिश की मगर वहां तक का रास्ता सिर्फ इन्हीं दोनों को आता है और मुझे अब भी पूरा यकीन है कि वो अभी तक इन अहम राजों को डिकोड नहीं करवा सकते और वो रेड फाइल अभी तक इसकी खुफिया तय खाने में मौजूद है। मैं गहरी सोच में मुतगरक हो गया। मेरा ख्याल है कि हमें अब इसकी खुफिया तय खाने तक पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे देर तक सोचों में गरक खामोश पाकर वो दोबारा बोली, ये सबूत सुल्तान जहाज़ेब को फांसने के लिए काफ़ी होगा। बाद में खुद सरकारी अहलकार खुद ही पूछगछ करके तहखाने तक भी पहुंच जाएंगे। ये सबूत काफ़ी नहीं है, मैंने तवील पुरसोच खामोशी के बाद कहा। सुल्तान जहाज़ेब मामूली मुजरिम नहीं है। केसट में रिकॉर्ड की हुई आवाज़ भी बाज़ औक़ात सफाई के साथ झुटला दी जाती है। उल्टा इस तरह हम सब इसका टारगेट बन जाएंगे। तो क्या यह सबूत हमारे लिए बेकार है? इसके लहजे में मायूसी थी। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं। हमें एक क्लू तो हाल लग चुका है, यानी वो रेड फाइल जिसमें हमारे मुल्क के इंतहाई अहम राज कोड की सूरत में इसके कब्ज़े में है और वो फाइल हमें सबसे पहले उड़ानी होगी। मैंने ठोस लहजे में कहा। मेरे जहन में एक चाल तो आती है मगर क्या? वो बेचैनी से बोली। आप अगर ज़रा हिम्मत से काम लें तो मैंने इसकी तरफ देख कर कहा तो वो यकदम पुरजोश होकर बोली, इमरान साहब आप मुझ पर भरोसा करें। मैं एक गद्दार वतन और अपने बेटे के एक कातिल के ख़िलाफ़ सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर आपको सुल्तान जहाज़ेब के साथ पहले तरह सुलह करनी होगी। मैंने कहा तो वो चौंकती हुई निगाहों से मेरा चेहरा तकने लगी। मैंने मज़ीद कहा, चूँकि सुल्तान जहाज़ेब को ये मालूम नहीं है कि आपको अपने बेटे की मौत का इल्म हो चुका है, यूँ आप एक ममता की मारी माँ के रूप में इससे जाकर मिलेंगी। इसे एतमाद में लेने के लिए इस केसट की एक डुप्लीकेट कापी करवा कर इसके हवाले कर देंगे और इससे कहना कि तुम इस रेड फाइल को डिकोड करवाने में इसकी मदद कर सकती हो और झूठ मूठ कह देना कि एक आर्मी अफसर से तुम्हारी दोस्ती है जो अब रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहा है। मगर इस रिटायर्ड फौजी ऑफिसर को मैं कहाँ से लाऊंगी? इसने मुझसे कदरे उलझ कर पूछा। इस फर्जी उम्र रसीदा रिटायर्ड ऑफिसर का किरदार मैं खुद निभा लूँगा, मैंने इसरार भरे लहजे में कहा तो इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। फिर कुछ सोचते ही वो बोली, तुम्हारी बात में काफ़ी वज़न है, ऐसा हो सकता है। बस तो फिर कल ही आपको ये काम करना होगा और मैं भी आज के बाद एक उम्र रसीदा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के भेस में आपके साथ रहूँगा, मैंने हतमी लहजे में कहा। अगले दिन मैंने एक उम्र रसीदा शख्स का बहरूप बदला, अपने बालों और भुओं समेत मूंछों को सफ़ेद कर डाला और अपना नाम रिटायर्ड कर्नल ज़ुबैर रख दिया। नूरी बेगम तन्हा सुल्तान जहाज़ेब की रिहाइश गाह की तरफ गुलबर्ग रवाना हो गई। वो केसट भी इसे देने के लिए ले जा चुकी थी। मैं और बाबू शाह बेचैनी से इस क़यामत के मुंतज़िर थे। मेरे अंदर अनजाने वसवसे भी सर उभार रहे थे। मैंने इसी तरह पहले भी सुल्तान जहाज़ेब के गिर्द जाल बुनने के लिए सबा के पापा सेठ असगर को रवाना किया था, मगर अय्यार और शातिर सुल्तान जहाज़ेब ने यह चाल उलट कर दी थी। मगर अब की बार मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मैं इस बार नाकाम नहीं रहूँगा। इसकी बहुत सी ठोस वजूहात भी थी। नंबर 1, नूरी बेगम एक ममता की मारी माँ का किरदार भरपूर तरीके से निभा सकती थी, क्योंकि सुल्तान जहाज़ेब को बहरहाल ये मालूम न था कि नूरी बेगम को इसके बेटे की मौत का इल्म हो चुका है। यूँ वो नूरी बेगम की बातों में आ सकता था। नंबर 2, रेड फाइल को डीकोड करवाना सुल्तान जहाज़ेब के लिए सबसे अहम मसला बना हुआ था और कुछ बैद नहीं था कि भारतीय एजेंट यानी राजा पटेल से वादा करने के बाद सुल्तान जहाज़ेब मुल्की दफाई और एटमी राज भी हासिल कर चुका हो
और वो इस रेड फाइल में मौजूद हों जिसे डिकोड करवाना था इसने। नंबर 3, मेरे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के बहरूप पर भी इसे शक नहीं हो सकता था, क्योंकि नूरी बेगम पुख्ता उम्र औरत होने के बावजूद पुरकशिश खातून थी और इस पर एक अधेड़ उम्र शख्स का आशिक हो जाना भी समझ में आता था। ये वो 3 अहम अवामिल थे जो बज़ाहिर अपनी जगह हकीकत खेज नजर आते थे। बहरतौर चंद घंटों बाद नूरी बेगम वापस लौटी तो मैंने देखा इसका चेहरा जोशे मुसर्रत से तमतमा रहा था। मेरा दिल बेतरह मुस्तबराना सी खुशी के एहसास तले धड़कने लगा। नूरी बेगम ने मुझे यह खुशखबरी सुनाई कि वो अपने मकसद में कामयाब रही है। इसने वो सबूत वाली केसट जैसे ही अपने बेटे का पता बताने की गर्ज से इसके हवाले की तो सुल्तान जहाज़ेब खुश हो गया था। तब नूरी बेगम ने इसे मेरे हिदायत के मुताबिक इन सारी बातों से भी आगाह कर डाला जो मैंने इसे समझा दी थी। इमरान, सुल्तान जहाज़ेब अब तुमसे मिलने को बेचैन है। वो आखिर में मेरी तरफ देख कर खुशी से बोली, मुझसे मिलने के लिए या रिटायर्ड कर्नल ज़ुबैर से मिलने के लिए? कामयाबी की चंद खुशी भरी सातें नसीब होते ही मेरी शौक़ी बेदार हुई और नूरी बेगम बेख्तियार मुस्कुरा उठी। फिर इसने बताया कि मुझे किस तरह एक लालची इंसान का किरदार निभाना होगा। वो आज रात 10 बजे का वक्त मुकर्रर कर आई थी। चुनाचा मैं और नूरी बेगम गुलबर्ग रवाना हो गए। कोठी पहुँचते तो सुल्तान जहाज़ेब बेचैनी से हमारा मुंतज़िर था। ये हैं कर्नल ज़ुबैर जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। नूरी बेगम ने सुल्तान जहाज़ेब से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा। मेरा दिल सीने में बुरी तरह धड़ा धड़ा रहा था। अगर इस मरदूद को मुझ पर ज़रा भी शुबा हो जाता तो वो खड़े खड़े मुझे शूट कर देता, मगर मैंने इतनी महारत और सफाई से एक अधेड़ उम्र शख्स का भेस बदल रखा था कि वो मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया था। बहरतौर रस्मी अलैक सलैक के बाद मैंने आवाज़ बदल कर लालची फितरत इंसान के लबो लहजे में इससे कहा, देखिए सुल्तान साहब, जब मैं आर्मी में था तो ऐसे कई अहम राजों की कोडिंग और डिकोडिंग करना मेरे ही सुपुर्द होता था, बल्कि बसा औकात तो मैं अपने विंग कमांडर से बाकायदा इसकी उजरत खालिस सोने में ले लिया करता था। अब रिटायर्ड होने के बाद तो 3 गुना मुआवजा तलब करता हूँ, मगर मैं तुम्हारा काम भी सिर्फ नूरी बेगम की वजह से करने को तैयार हूँ, और वो भी 4 गुना ज़्यादा मुआवजे पर मंजूर है तो बोलो। सुल्तान जहाज़ेब की आंखें फ़ौरन चमक उठीं और वो जल्दी से मुस्तबराना खुशी के एहसास तले बोला, मुझे मंजूर है, बोलो कितना मुआवजा चाहते हो? ये मीटर पर मुनहसिर है, एक सफ़े का मैं पूरे 50 लाख लूँगा, मैंने सपाट लहजे में कहा। मगर ये तो बहुत ज़्यादा है, वो मक्कारी से बोला, मगर मैंने भी दानिस्ता अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए इसी पर इसरार किया। तो वो एक गहरी सांस लेकर उठते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं अभी आता हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। मैंने और नूरी बेगम ने मायनी खेज नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। ज़रा देर बाद वो लौटा तो मैं और नूरी बेगम बुरी तरह ठठक गए। सुल्तान जहाज़ेब के साथ 4 मुसल्ले आदमी थे और ख़ुद इसके हाथ में एक लंबी नाल वाला खौफनाक पिस्तौल था। इसके होंठों पर बड़ी सफाकाना मुस्कुराहट रक्सान थी। नूरी बेगम का तो चेहरा ही फक हो गया, जबकि खुद मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट सी महसूस होने लगी और दिल जैसे रुक रुक कर धड़कने लगा। पहला मुहीब खदशा जो मेरे दिलो दिमाग में उभरा था वो यही था कि सुल्तान जहाज़ेब ना सिर्फ हमारी चाल समझ चुका है, बल्कि मेरी असलियत से भी वाकिफ़ हो गया था। कर्नल ज़ुबैर साहब, अब तुम बिला मुआवजा मेरा काम करोगे, वरना तुम्हारी लाश का भी किसी को पता नहीं चलेगा। सुल्तान जहाज़ेब ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ मुझसे सरसराते लहजे में कहा तो बेख्तियार मैंने तमानियत की सांस ली। गोया मेरा खदशा गलत था। वो अभी तक मुझे वतन फरोश कर्नल ज़ुबैर के रूप में ही समझे हुए था। अलबत्ता करीब बैठी हुई नूरी बेगम ज़रूर परेशान हो गई, लिहाजा वो ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए गुस्से के मारे यकदम उठ खड़ी हुई। अपने शोहर से बोली, जहाज़ेब ये क्या हरकत है, क्या तुम मेरे साथ धोखाबाजी करोगे? वो खबीसाना मुस्कुराहट के साथ इससे बोला, बेगम मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। तुम इसके हाथों खिलौना बन चुकी हो, मैं इसे खिलौना बनाऊंगा। तुम रास्ते से हट जाओ। इसका इशारा मेरी तरफ था। फिर इसने मुझे अपने साथ आने का हुक्म दिया। मैं जानबूझकर हिचर मिचर करने लगा तो इसने अपने मुसल्ले गुर्गों को इशारा किया। वो बैक वक्त मेरी तरफ बढ़े और मुझे बेरवी के साथ बाजुओं से खींच कर खड़ा कर दिया। मैं अंदर से अब फिक्रमंद होने की बजाय खुश था। सुल्तान जहाज़ेब मेरी चाल में आ चुका था। अगरचे वो अब गन पॉइंट पर मुझसे किसी फौजी कर्नल ज़ुबैर के रूप में मुल्की दफाई और एटमी राजों वाली रेड फाइल डिकोड करवाना चाहता था, मगर मैं चंदा परेशान न था, बल्कि इसके बरक्स मैं तो खुश था, क्योंकि मेरे पास अब इसे मज़ीद बेवकूफ़ बनाने और चक्कर देने के बहुत से मौके मुयस्सर आ चुके थे। बहर तौर वो मुझे जिन कमरों और राहदारियों से गुजारते हुए पकड़े ले जा रहा था वो सब जहन नशीन करता जा रहा था। इसके बाद मुझे एक निस्बतन छोटे कमरे में लाया गया।
अचानक मैंने देखा कि सुल्तान जहाज़ेब ने अपने एक मुसल्ले गुर्गे को मखसूस इशारा किया जिसे मैं नहीं समझ पाया था। वो इशारा मेरी आंखों में पट्टी बांधने का था। अब मैं कुछ नहीं देख सकता था। चंद कदम पर चलना पड़ा था और इसके बाद फिर खड़े होकर मेरा दिल अब तेज़ी से धड़धड़ाने लगा था। मैं अब इन्हीं के रहमो करम पर था। अचानक मेरी ठटकी हुई समाहतों में हल्की सी सरसराहट गूंजी। इसके बाद मुझे आगे धकेला गया। अब मुझे किसी जीने से नीचे उतारा जाने लगा। मैं समझ गया ये इस खुफिया तहखाने तक जाने का जीना था। तकरीबन 15-16 कदम नीचे उतरने के बाद मेरे पाँव ज़मीन पर टिक गए। मेरी आंखों से फ़ौरन पट्टी उतार दी गई। इसके बाद मेरी जामे तलाशी ली गई। मैं आंखें फाड़े तहखाने नुमा नफीस कमरे को देख रहा था जो बैक वक्त बेडरूम और स्टडी रूम का मंजर पेश करता था। कमरे की दीवारों पर फ़कत 2 अलमारियां नस्ब थीं। एक कोने में बेड और चंद कुर्सियों के अलावा एक अदद फैमिली सोफ़ा और मेज़ भी नज़र आ रही थी। कमरे में ट्यूबलाइट्स रोशन थी। अलमारियों में मजबूत बड़े बड़े आईनी कीफल लगे हुए थे। मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। सुल्तान जहाज़ेब ने अपने 2 आदमियों से तहुक्माना कहा, तुम दोनों ऊपर जाओ, नूरी बेगम को रोके रखो। इससे कहना, मैं अभी थोड़ी देर में आकर इससे बात करता हूँ। ओके सर। वो दोनों मुअद्दबाना अंदाज में सर हिलाते हुए वापस लौट गए। अब तहखाने में सुल्तान जहाज़ेब और मेरे अलावा इसके 2 मुसल्ले आदमी मौजूद थे। मैंने ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए सुल्तान जहाज़ेब को गुस्से से घूरते हुए बोला, सुल्तान ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, बकवास बंद करो अपनी। वो हमारे तैश के दाड़ कर बोला, मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और अब तुम भी वही करोगे जो मैं कहूँगा। वो रौनक से बोला। इसके बाद वो एक अलमारी की तरफ बढ़ा। मेरी नज़रें बगौर इस पर जमी हुई थी। इसने अपनी जेब से चाबी निकाल कर एक अलमारी को खोला, फिर अंदर से एक फ़ाइल निकाली। वो सुर्ख रंग की प्लास्टिक फ़ाइल थी, रेड फाइल। मेरे सनसनाते जहन में ये लफ्ज़ उभरा। मेरी रगों में खून की गर्दिश यकलख तेज़ हो गई। ये वही रेड फाइल थी जिसमें वतन अजीज़ के अहम राज कोड की सूरत में मौजूद थे। अगर ये डी कोड होकर भारतीय एजेंटों के हाथ लग जाते तो यकीनन वतन अजीज़ को ज़बरदस्त धचका पहुँच सकता था। सुल्तान जहाज़ेब वो फाइल लिए मेरे करीब आया, एक कुर्सी घसीट कर इस पर बराजमान हो गया, जबकि इसके दोनों मुसल्ले आदमी बिल्कुल चौकस खड़े थे। सुल्तान जहाज़ेब ने एक नज़र मेरे चेहरे पर डाली और फिर रेड फाइल मेरे सामने खोल कर रख दी। फिर दरिश्त आवाज़ में बोला, ये है वो फाइल जिसे तुम्हें डिकोड करना है। मैंने नज़रें सुकेड़ते हुए इसके हाथ से फाइल ली और इसमें पंच किए कागजात की वर्क गिरदानी करने लगा। मेरी कनपटियाँ साई साई करने लगी, आंखों में खून उतर आया, अंदर मेरे आतिश फिशां फटने लगा। इस फाइल के अंदर मौजूद वतन अजीज़ के ऐसे हसास राज थे जो अगर खुदा न खास्ता भारतीय खुफिया एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते तो मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता था। इसमें अहम फ़ौजी राजों के अलावा दफाई और एटमी राज भी शामिल थे। नीज़ फ़ौजी छावनियों की तफसील, कहोटा एटमी प्लांट के मोहल्ले वकू के साथ अहम तनसीबात के नक्शे भी थे। मुझ पर ऐसी हैबत तारी हो गई कि मेरा रवां रवां जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर शिद्दत जोश से मुर्तश होने लगा। ये रेड फाइल गोया एक एटम बम था। मेरा जी चाहा कि जहाज़ेब जैसे गद्दार और जलील कुत्ते को चश्मे जन में इधर ही खात्मा कर डालूं, जिसने चंद टकों के इवज़ अपना ज़मीर भारतीय खुफिया एजेंटों के पास गिरवी रख दिया था और मुल्क की जड़ें खोखली करने के दर पे था। अब सुल्तान जहाज़ेब मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक वाजिबुल कत्ल हो चुका था, मगर मैं हाथ आई कामयाबी को जल्दबाजी में हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने बमुश्किल अपने अंदरूनी उबाल और पुरगैज़ कैफियत पर काबू पाया तो अचानक सुल्तान जहाज़ेब की खरखराती आवाज़ मेरे कानों से टकराई। ये फ़ाइल तुम्हें आज और इस वक्त डिकोड करना होगी, समझे तुम? मैंने दानिस्ता ना समझ में आने वाले अंदाज में अपनी पेशानी पर उलझन आमेज सलवटें डालते हुए बोला, मैं इसे डिकोड तो कर लूँगा, लेकिन मुझे इस काम में पूरे 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये अहम राज हैं, इसलिए इन्हें बहुत मुश्किल कोड में तहरीर किया गया है। 2 दिन? सुल्तान जहाज़ेब हैरत और परेशानी से बोला, ये तो बहुत ज़्यादा मुद्दत है। मैंने तो आज अभी इसने इतना ही कहा था कि अचानक कमरे में तेज़ बब की आवाज़ उभरी। यह आवाज़ सुल्तान जहाज़ेब की रेस्ट वॉच से उभरी थी। इसने जल्दी से वॉच अपने मुंह के करीब ले जाकर 0911 स्पीकिंग कहा। वॉच ट्रांसमीटर अपने कान से लगाकर दूसरी तरफ से होने वाली गुफ्तगू सुनता रहा, मगर यह गुफ्तगू चंद सेकंड जारी रही। इसके बाद सुल्तान जहाज़ेब ने अपने करीब खड़े आदमी से तहुक्माना कहा, राजा पटेल आया है, जाओ इसे भी इधर ही ले आओ। आज इसे भी यह खुशखबरी सुना देंगे कि आज हमारा एक पुराना मसला हल होने वाला है। इसके लहजे में गरूर था। राजा पटेल के तज़किरे पर मैं चौंके बिना न रह सका। ये वही कुत्ता भारतीय एजेंट था जिसने सुल्तान जहाज़ेब को चंद टकों के इवज़ ज़मीर फरोश बनाया हुआ था
और एक मरबूत नेटवर्क के तहत वो वतन अजीज़ के लिए ज़हर कातिल बना हुआ था। और अब मुझ पर यह फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी आयद होती थी कि गद्दार वतन सुल्तान जहाज़ेब के साथ साथ भारतीय एजेंट राजा पटेल और इसके पूरे नेटवर्क को भी तबाह करना होगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।